कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान पूरा हो गया। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर की कसरत बैलेट बॉक्स में कैद हो गई। 9900 डेलीगेट्स में से करीब 9,500 डेलीगेट्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें सोनिया गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक शामिल रहे। राहुल गांधी ने कर्नाटक में वोट डाला। सारे राज्यों से बैलेट बॉक्स को कल तक दिल्ली लाया जाएगा और 19 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान होगा। अध्यक्ष पद के लिए मतदान के बीच अशोक गहलोत ने एक बार फिर राजस्थान की कुर्सी पर दावेदारी ठोक दी। उन्होंने इशारों में सचिन पायलट पर तंज कसा और कहा कि जिन्हें बिना रगड़ाई पद मिल गए वो देश में फितूर कर रहे हैं। जब कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे तो इनके दिन भी अच्छे आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। अवसर मिलेंगे, जल्दबाजी जितनी करेंगे उतनी ठोकर खाते रहेंगे। गहलोत ने कहा, युवा शक्ति मेहनत कर सकती है, लेकिन अनुभव का कोई विकल्प नहीं हो सकता। अशोक गहलोत के वार पर सचिन पायलट ने सधी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उन्होंने मेरा नाम लिया है और हम सब मिलकर पार्टी को जीत दिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जारी कर दी। इसके तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस योजना के तहत किसानों के खाते में एक साल में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त जारी की जाती है। पीएम मोदी ने दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन भी किया। इसमें एग्रीकल्चर स्टार्टअप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी लगाई गई है। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का मकसद देश भर के 13,500 से ज्यादा किसानों और करीब 1,500 कृषि स्टार्टअप को एक साथ लाना है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अस्थियां पूरे विधि विधान के साथ गंगा में विसर्जित कर दी गई। मुलायम सिंह की अस्थियों को लेकर अखिलेश यादव अपने पूरे परिवार के साथ हरिद्वार पहुंचे थे। अस्थि विसर्जन के बाद अखिलेश यादव ने गंगा में स्नान किया। नेताजी की अस्थियों को हर की पौड़ी पर विसर्जित किया जाना था, मगर वार्षिक रखरखाव के चलते गंगा की धारा को बंद किया गया है। लिहाजा चंडीघाट पर मुख्य गंगा में अस्थियों को विसर्जित किया गया। मुंबई के अंधेरी ईस्ट उपचुनाव में उस वक्त बड़ा मोड़ आया जब नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन बीजेपी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर गुजारिश की थी कि बीजेपी अंधेरी ईस्ट से किसी उम्मीदवार को मैदान में न उतारे। बीजेपी अपने फैसले को महाराष्ट्र का संस्कार बता रही है तो उद्धव गुट वाली शिवसेना इसे बीजेपी की हार बता रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही हिमाचल प्रदेश की सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए हरियाणा भवन में हिमाचल बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। देर शाम कोर कमेटी के नेताओं ने पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई हुई। कमेटी ने जवाब के लिए समय मांगा। अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए वाराणसी जिला जज को निर्देश दिया है कि वो केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड की कॉपी अगली सुनवाई पर उपलब्ध करवाएं। दरअसल जिला जज वाराणसी ने 12 सितंबर को राखी सिंह और दूसरी महिलाओं की याचिका पर सुनवाई के बाद मस्जिद कमेटी की उस आपत्ति को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी का मामला पूजा स्थल अधिनियम के तहत आता है और कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता। मस्जिद कमेटी ने आपत्ति खारिज किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 9 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस चंद्रचूड़ की नियुक्ति कर दी है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। जस्टिस चंद्रचूड़ देश के 50वें सीजेआई होंगे। उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। वो जस्टिस यूयू ललित का स्थान लेंगे, जो 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के पिता वाईवी चंद्रचूड़ भी देश के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। आज की सबसे चिंताजनक खबर चीन से आ रही है, जहां कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े अधिवेशन की शुरुआत पहली बार भारत के जिक्र से हुई है और इस अधिवेशन में कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम डेलीगेट्स को 2020 में हुई गलवान की हिंसक झड़प का एक वीडियो क्लिप दिखाया गया, जो कि एक बहुत खतरनाक बात है। चीन में इस अधिवेशन का आयोजन 5 साल में एक बार होता है और बड़ी बात यह है कि हर बार इसकी शुरुआत या तो अमेरिका के जिक्र से होती थी
या फिर इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये बताते थे कि वो अपने देश के लिए कौन सी नई नीतियां और कौन सी नई योजनाएं लाने वाले हैं। लेकिन इस बार चीन ने इस परंपरा को बदल दिया है और पहली बार इस अधिवेशन की शुरुआत एक वीडियो क्लिप को दिखाने से हुई और यह वीडियो क्लिप गलवान की हिंसक झड़प का है। इसके अलावा इस बैठक में पीएलए के उस सैनिक को भी सम्मानित किया गया जो गलवान के संघर्ष में घायल हुआ था। यानी जिस नैरेटिव वॉर की हम बात कर रहे हैं, चीन गलवान की हिंसा को लेकर उसी नैरेटिव वॉर का सहारा ले रहा है और अपनी कहानी दुनिया को बता रहा है। और इसके लिए उसने इस झड़प में घायल हुए अपने एक सैनिक को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। इस सैनिक का नाम है क्यू फेबाओ और यह चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में रेजिमेंट कमांडर है। चीन के एक सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक 16 अक्टूबर को जब यह अधिवेशन शुरू हुआ तब इस कमांडर को वहां खास तौर पर आमंत्रित किया गया और इस दौरान एक बड़ी सी स्क्रीन पर वहां गलवान की हिंसक झड़प का एक वीडियो तमाम डेलीगेट्स को, तमाम नेताओं को दिखाया गया और इस वीडियो में पीएलए का ये कमांडर भी दिखाई दे रहा था। इस पूरे घटनाक्रम से दो बातें समझ में आती हैं। पहली बात, इससे यह पता चलता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग गलवान के हिंसक संघर्ष को बिल्कुल नहीं भूले हैं और वो इसे किसी भी तरह एक नैरेटिव के रूप में जिंदा रखना चाहते हैं। इस घटना से पहले तक सभी को शायद ये लग रहा था कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच अब धीरे धीरे चीजें सामान्य हो रही हैं, क्योंकि इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं के बीच 16 राउंड्स की बातचीत हुई है और इसके बाद चीन की सेना गलवान में कुछ स्थानों से पीछे हटने के लिए भी तैयार हो गई। और अब जब सबने यह मान लिया था कि LAC पर धीरे धीरे चीजें सामान्य हो रही हैं, स्थिति सामान्य हो रही हैं, तब शी जिनपिंग ने अपनी पार्टी के इस अधिवेशन में गलवान का वीडियो दिखाकर यह बता दिया कि वो इस घटना को कितनी गंभीरता से लेते हैं और वो इसे भूल तो बिल्कुल नहीं सकते। यानी गलवान ने शी जिनपिंग के सीने में इतना बड़ा जख्म दिया है, इतना गहरा जख्म दिया है कि वो उसे भूलने को तैयार नहीं है और ये जख्म उन्हें आज भी परेशान कर रहा है। दूसरी बात ये कि शी जिनपिंग अपने देश के लोगों को नकली राष्ट्रवाद की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने इस घायल सैनिक को गलवान की घटना का पोस्टर बॉय बना दिया है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शी जिनपिंग लगातार अलग अलग मंचों से इस सैनिक का परिचय पूरी दुनिया से पहले भी कराते रहे हैं। जैसे इसी वर्ष जब चीन में विंटर ओलंपिक्स के तहत ओलंपिक टॉर्च रिले का आयोजन हुआ था तो इसका टॉर्च बेरर पीएलए का यही सैनिक बना था और उस समय भारत सरकार ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई थी और विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी का भारत ने तब इसी के खिलाफ बहिष्कार भी किया था, आपको याद होगा। इसके अलावा फरवरी 2021 में इसी सैनिक को चीन की सरकार द्वारा एक खास टाइटल से सम्मानित किया गया था और यह टाइटल था हीरो रेजिमेंटल कमांडर फॉर डिफेंडिंग द बॉर्डर, यानी सीमा सुरक्षा करने वाला असली रेजिमेंटल नायक। यानी एक तरफ चीन जहां कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े अधिवेशन में गलवान हिंसा का वीडियो दिखाया जाता है और इस झड़प में घायल हुए सैनिक का सम्मान किया जाता है, दूसरी तरफ हमारा देश है जहां सरकार गलवान हिंसा में शहीद हुए अपने सैनिकों का अगर कहीं नाम भी ले लेती है तो उस पर हमारे देश में राजनीति शुरू हो जाती है। कल्पना कीजिए, आज अगर भारत सरकार अपने किसी औपचारिक कार्यक्रम में गलवान हिंसा का वीडियो लोगों को दिखा दे तो क्या होगा। हमारे देश में अंदरूनी रूप से ही इस पर इतनी राजनीति शुरू हो जाएगी और यह कहा जाएगा कि सरकार सेना का अपने हितों के लिए, राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। बड़ी बात यह है कि जो चीन का अधिवेशन है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये उनका सबसे बड़ा अधिवेशन है जिसमें चीन की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा मंच ये माना जाता है। यहां पर चीन के सबसे बड़े नेता मौजूद होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के डेलीगेट्स होते हैं, पॉलिट ब्यूरो के सदस्य मौजूद होते हैं और जो नीति बनाते हैं लोग चीन की, देश की, जो पूरी व्यवस्था देश को चलाती है, वो सारी व्यवस्था वहां पर मौजूद होती है और उनके सामने गलवान के वीडियो का इस तरह चलाए जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है और ये भारत को चिंता में तो डाल ही देगा, लेकिन भारत के लिए भी सीखने की बात यह है कि चीन देखिए कैसे इस वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है, शी जिनपिंग कैसे इस वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे यहां
आपको याद होगा हमारे यहां जब कोई इस तरह की घटना हो जाती है, कोई जैसे उदाहरण के तौर पर जब पुलवामा की घटना हुई थी जिसमें हमारे बड़ी संख्या में सुरक्षा बल 40 से ज्यादा सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो गए थे, उस समय भी लोगों ने हमारी ही सरकार पर यह आरोप लगाया था कि यह सब कुछ राजनीति की वजह से हो रहा है, राजनीतिक फायदा लेने की वजह से हो रहा है। और आज भी अगर भारत सरकार इसका कहीं इस्तेमाल कर ले इस वीडियो का, तो हमारे देश के अपने ही लोग, अपने ही नेता, इसी देश के लोग आपत्ति जताने लगेंगे। लेकिन चीन ये सब कर रहा है। चीन जानता है कि उसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना तो है, लेकिन उसके सैनिकों के पास वो साहस और देशभक्ति नहीं है जो भारत के सैनिकों के पास है। और इसीलिए वो नकली राष्ट्रवाद का सहारा लेता है और अपने इस घायल कमांडर को गलवान का पोस्टर बॉय बनाकर पूरे देश के लोगों के सामने, नेताओं के सामने पेश कर रहा है। और ये अपने आप में बड़ी बात तो है ही, गंभीर बात भी है। असल में यह हिंसक झड़प भारत और चीन के रिश्तों में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। और उस दिन गलवान में हमारे शहीद सैनिकों ने जो कुछ किया, उससे एक नए युग की शुरुआत हुई। और चीन को लेकर हमारे देश में जो एक डर था, वो डर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। आप याद कीजिए 1962 के युद्ध में जब चीन ने हमारी सेना को हराया, तब ये हार हर भारतीय नागरिक के मन में एक डर की तरह बैठ गई। हर भारतीय नागरिक, उसके बाद इतनी पीढ़ियां आईं, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, सब इसी बोझ के साथ पैदा हुई और बड़ी हुई कि हमने 1962 का ये युद्ध चीन से हारा और हम चीन को हरा नहीं सकते। हमारे देश के लोगों ने यह मान लिया, स्वीकार कर लिया कि हमारी सेना ना तो चीन को हरा सकती है और ना ही हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। और इसके बाद कई दशकों तक हमारे देश ने चीन का मुकाबला इसी डर के साथ किया जब भी जरूरत पड़ी। लेकिन गलवान में हुई इस हिंसा ने देश के लोगों का मूड ही हमेशा के लिए बदल दिया और लोगों ने यह समझ लिया कि भारतीय सेना चीन को न सिर्फ हरा सकती है, बल्कि उसे युद्ध क्षेत्र में बुरी तरह पीट कर भगा भी सकती है। इस सैन्य संघर्ष के बाद ही भारत ने आजादी के बाद पहली बार चीन के खिलाफ इतना सख्त रुख अपनाया और उस पर डिजिटल स्ट्राइक से लेकर दूसरे कई कदम उठाए। आपने देखा होगा कितनी डिजिटल कंपनियों को भारत ने बैन किया, उनके ऐप्स को बैन किया, उनके सामान, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों को यहां बैन किया। और इससे चीन के नागरिकों के बीच अपनी सेना को लेकर सही संदेश नहीं गया। इस संघर्ष में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन शुरुआत में यह कहता रहा कि इस झड़प में उसका एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। लेकिन बाद में उसने अपने 4 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की। और आज बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इस झड़प में असल में चीन के कम से कम 40 जवान मारे गए थे। कहने का मतलब यह है कि जैसे गलवान की घटना से पहले भारत पर 1962 के युद्ध की हार का एक मानसिक दबाव रहा करता था, ठीक वैसे ही चीन और वहां के लोग ये मानते थे कि उसकी सेना भारत को कभी भी हरा सकती है। लेकिन गलवान की घटना ने इस धारणा को वहां भी बदल दिया। वहां पर भी सवाल पूछे जाने लगे और आज स्थिति यह है कि भारत अपनी शर्तों पर ही चीन से बात करता है। उदाहरण के लिए हाल ही में एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग गलवान की घटना के बाद पहली बार एक मंच पर आमने सामने थे। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे एक बार भी किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की। फोटो जरूर खिंचवाई इस पूरे ग्रुप में साथ खड़े होकर, लेकिन जरा भी बात नहीं हुई। और यह चीन को साफ संदेश था कि भारत अब झुकेगा नहीं, यह नया भारत है। यानी इस संघर्ष से चीन की सेना पर जो दबाव बना है और भारत का जो डर समाप्त हुआ है, उसे फिर से जीवित करने के लिए शी जिनपिंग गलवान की घटना को भुलाना नहीं चाहते। इसके अलावा भारत को आज इसलिए भी सावधान रहना चाहिए क्योंकि चीन का अब सारा ध्यान भारत पर है, हम पर है, हमारी सेना पर है, हमारी सीमा पर है। यह इसलिए चिंताजनक है क्योंकि चीन ने यह ऐलान किया है कि अगले 5 वर्षों में वो अपनी सेना को इस कदर आधुनिक बना देगा कि वो एक समय पर 4 देशों की सेनाओं से युद्ध लड़ सके। शी जिनपिंग ने इस अधिवेशन में 63 पन्नों की जो वर्क रिपोर्ट पेश की है, उसमें एक पूरा चैप्टर उनकी सेना को लेकर है, यानी पीएलओ को लेकर है। और इसमें यह कहा गया है कि कैसे चीन की सेना भविष्य के युद्ध जीतने में सक्षम होगी। और इस वर्क रिपोर्ट की 5 बड़ी बातें भी आप जान लीजिए। पहली बात, चीन की सेना को इतना आधुनिक बनाया जाएगा कि वो भविष्य में कोई भी युद्ध कम से कम समय में जीत सके। दूसरा,
सेना तक रसद पहुंचाने की क्षमता बढ़ाई जाएगी और इसके तहत सीमा के पास नई और चौड़ी सड़कें बनेंगी और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हवाई पट्टियां विकसित की जाएगी। यानी बॉर्डर पर चीन जबरदस्त तरीके से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा जो अभी भारत के पास नहीं है। तीसरा, जॉइंट ऑपरेशंस के लिए कमांड सिस्टम में सुधार किया जाएगा। चौथा, लोकल वॉर्स यानी स्थानीय युद्ध और सीमा विवाद को चीन अपनी नीतियों के तहत ही जीतेगा। और पांचवा, ये सभी लक्ष्य 2027 तक पूरे किए जाएंगे, यानी 5 साल में वो ये लक्ष्य पूरे करना चाहता है। अब आप सोचिए, चीन अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए कितने बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है, कितने बड़े स्तर पर काम कर रहा है। और वो अब खुलेआम ये बात कह रहा है कि चीन की सेना अब किसी भी युद्ध को जीतने के लिए, लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए तैयार रहेगी। ये चीन की नीतियों में आया एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसका कारण है खुद शी जिनपिंग। विस्तारवाद को लेकर शी जिनपिंग की नीतियां शुरुआत से ही बहुत आक्रामक रही हैं और अब जब वो खुद को स्थायी रूप से चीन की सत्ता में स्थापित करने की तैयारी कर चुके हैं, तब ये नीतियां भारत की चिंता को बढ़ा सकती हैं। और इसमें चुनौतीपूर्ण बात यह है कि अगर शी जिनपिंग आजीवन चीन के राष्ट्रपति बन जाते हैं और वहां की राजनीति में सर्वशक्तिमान बन जाते हैं, अगर चीन एक वन मैन शो बनकर रह जाता है और वो शो होगा शी जिनपिंग का, तो भारत को उन्हीं के साथ डील करना होगा हमेशा के लिए। और अगर इस दौरान भारत में ऐसी सरकार आ गई जो चीन को लेकर नर्म हो गई, जो चीन से डर गई या चीन से ठीक से नेगोशिएट ना कर पाए, या जिसके पास इतना बहुमत ना हो कि वो चीन के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सके, कोई बड़ा फैसला ले सके, तो इसमें भारत का सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि अब चीन में ना तो नेता बदलेगा, ना व्यवस्था बदलेगी, ना सरकार बदलेगी। चीन में जैसा है अब वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन हमारे देश में तो हर 5 साल में चुनाव होता है, हर 5 साल में बड़े बड़े बदलाव आते हैं राजनीतिक रूप से। ऐसे में भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यानी जो शी जिनपिंग हैं, अब वो जब तक जीवित हैं तब तक वो राष्ट्रपति बने रहेंगे। हालांकि चीन की सेना को आधुनिक बनाने की जो बात कही जा रही है, उसका एक दूसरा पहलू भी है और वो ये कि चीन ने 1979 के बाद से अब तक कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है। और जिन देशों की सेना लंबे समय तक युद्ध से दूर रहती है, उनके हथियारों के साथ उनके राष्ट्रवाद में भी जंग लग जाता है। जैसे रशिया का उदाहरण आप सबके सामने है। रशिया की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में मानी जाती है। उनके पास सबसे बड़े बड़े आधुनिक हथियार माने जाते हैं, बल्कि वो तो हथियारों का सबसे अमेरिका के बाद सबसे बड़ा विक्रेता है। हम भी उनसे कितने हथियार खरीदते हैं। लेकिन रशिया की सेना ने आखिरी युद्ध अफगानिस्तान में तब लड़ा था जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था। और यह बात चीन अच्छी तरह से समझता है और इसीलिए उसने अपनी सेना की ट्रेनिंग बढ़ाने की बात कही है। क्योंकि रशिया की सेना, सबने देख लिया है रशिया के साथ क्या हो रहा है। एक छोटे से देश यूक्रेन को काबू में करने के लिए रशिया की सेना इस समय संघर्ष कर रही है। और हो सकता है कि रशिया की सेना आउट ऑफ प्रैक्टिस सेना हो सकता है कि रशिया ने जो अपने हथियार डेवलप किए हों वो इस समय कारगर साबित ना हो रहे हों। और यही बात चीन के साथ भी हो सकती है, क्योंकि चीन के पास भी एक आउट ऑफ प्रैक्टिस आर्मी है जिसने वर्षों से, दशकों से कोई युद्ध नहीं लड़ा है और उन्हें युद्ध के बारे में कोई प्रैक्टिस नहीं है। अगर भारत की तरफ आप देखें तो हमारी जो आर्मी है वो लगातार वो एक प्रैक्टिसिंग आर्मी है। हमारे देश में हर समय कोई ना कोई विवाद चलता ही रहता है। हमारा पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद है, हर रोज हमारा उनके साथ कुछ ना कुछ झड़प, हिंसक झड़प होती ही रहती है। चीन के साथ होती रहती है। हमारे देश में आतंकवाद इतना है, हमारे देश में अंदरूनी रूप से बहुत सारे ऐसे आतंकवादी गुट हैं, माओइस्ट हैं। अगर आप उत्तर पूर्व में जाएंगे तो वहां पर भी रोज कोई ना कोई ऐसी घटना होती रहती है। यानी हमारी जो सेना है वो लगातार अलगाववादी ताकतों से और सैन्य संघर्षों से लगातार डील करती रहती है। और इसलिए हमारी जो सेना है उसे आप आउट ऑफ प्रैक्टिस सेना नहीं कह सकते, जो कि चीन की सबसे बड़ी समस्या है। शी जिनपिंग साहब के 3rd टर्म में ये गलवान हो या अरुणाचल हो या लद्दाख के और जो भी इलाके हैं, वहां पे ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो खींचातानी है वो बढ़ सकता है। मोदी जी के साथ वार्ता के बाद जो डोकलाम और जितनी सारी क्राइसिस थी वो हुई, और खासतौर पे लद्दाख में जिस तरह का गतिरोध अभी तक पैदा हुआ है। अब हम आपको एक नई महाभारत की कथा सुनाते हैं। ये राजनीति की महाभारत है जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आजकल चल रही है।
ये महाभारत लड़ी तो दिल्ली में जा रही है, लेकिन निशाने पर गुजरात है। गुजरात के राजपाट के लिए यह महाभारत हो रही है। आज दिल्ली में इस युद्ध का नया चरण शुरू हुआ जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुला लिया। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि गुजरात में बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का राज्य है जहां वो पूरी ताकत से अपनी पार्टी को उतारेंगे। तो मोदी को जवाब देने के लिए केजरीवाल ने सिसोदिया को अब 4 अवतारों में उतारा है। आज ये बड़ा दिलचस्प रहेगा आपके लिए जानना। और इस 4-in-1 यानी 4 अवतारों वाले हाइब्रिड सिसोदिया में महात्मा गांधी का रूप है, भगत सिंह का रूप है, महाराणा प्रताप का रूप है और हॉलीवुड के सुपर हीरो कैप्टन अमेरिका का भी रूप आपको नजर आएगा। आम आदमी पार्टी को लगता है कि इन 4 अवतारों की पावर्स के सामने सीबीआई और बीजेपी टिक नहीं पाएगी। अब पहले यह समझ लीजिए कि ये 4 अवतार वाली थ्योरी असल में कहां से आई। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली में कथित शराब घोटाले के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन केजरीवाल ने ट्वीट करके केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को एक दूसरा स्वतंत्रता संघर्ष बता दिया। उन्होंने ऐसा बताने की कोशिश की कि वो तो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तुलना शहीद भगत सिंह से कर दी। भगत सिंह के काम करने के तरीके से भले ही महात्मा गांधी सहमत नहीं थे, लेकिन इस 4-in-1 अवतार के साथ सिसोदिया आज पूछताछ से पहले राजघाट चले गए। आम आदमी पार्टी के साथियों के साथ उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर उनके आदर्शों को याद किया। ये देखिए, आप जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया राजघाट पर गए हैं, महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं। और ये सब कैमरों के लिए हो रहा है, मीडिया के लिए हो रहा है। दिखाने की कोशिश ये की जा रही है कि जैसे ये किसी आजादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए यहां से जाएंगे। आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को महाराणा प्रताप का वंशज पहले ही बता चुकी है। सिसोदिया भी कह चुके हैं कि वो तो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। ये अलग बात है कि महाराणा प्रताप का वंशज बताकर पार्टी गुजरात के राजपूत वोट बैंक को भी अपने पक्ष में करना चाहती है, उन्हें लुभाना चाहती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन सब महापुरुषों के अलावा हॉलीवुड के सुपर हीरो कैप्टन अमेरिका की पावर्स भी अब सिसोदिया जी के अंदर आ गई हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज ट्विटर पर एक फोटो शेयर की जिसमें सिसोदिया को कैप्टन अमेरिका जैसा एक सुपर हीरो बताया गया है। यानी हॉलीवुड की एंट्री भी दिल्ली की इस महाभारत में हो गई है। अगर आप ये तस्वीर देखेंगे तो ये उन्होंने कैप्टन अमेरिका की तरह ही एक ढाल ली हुई है जिसमें लगातार तीरों की वर्षा हो रही है और वो दिल्ली में पढ़ने वाले एक स्कूली बच्चे को बचा रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो वो हॉलीवुड के सुपर हीरो भी बनना चाहते हैं, वो महाराणा प्रताप भी बनना चाहते हैं, वो महात्मा गांधी भी बनना चाहते हैं और वो सरदार भगत सिंह भी बनना चाहते हैं। इतने सारे रूपों को वो एक ही शख्स के अंदर समा लेना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मनीष सिसोदिया का सीबीआई से पूछताछ के लिए जाना किसी धर्म युद्ध पर जाने जैसा है, किसी आजादी के संघर्ष पर जाने जैसा है? क्योंकि मनीष सिसोदिया ने पूरे देश को यही दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कैमरे के सामने अपनी मां से आशीर्वाद लिया, उनकी पत्नी ने उन्हें तिलक लगाकर घर से विदा किया। तस्वीरें आप देखिए। इस तस्वीर को देखकर आपको शिवसेना नेता संजय राउत की वो तस्वीरें भी आज याद आएंगी जिसमें अपनी गिरफ्तारी के बाद वो जिस तरह से घर से निकले वो भी ऐसे ही था। मां का आशीर्वाद, पत्नी से तिलक लगवाना, आरती उतारना और उसके बाद लोगों के बीच से ऐसे निकलना जैसे वो एक बहुत बड़े धर्म युद्ध को लड़ने के लिए एक योद्धा की तरह निकल रहे हैं। संजय राउत ने भी यही किया था जेल जाने से पहले और मनीष सिसोदिया ने भी आज यही किया और यह बताने की कोशिश की कि यह सब कुछ वो तिरंगे के लिए कर रहे हैं, तिरंगे की शान के लिए कर रहे हैं। पात्रा चावल घोटाले में ईडी ने जब संजय राउत को अरेस्ट किया था तो वो इसी तरह तिलक लगाकर और आरती उतरवाकर अपने घर से निकले थे। संजय राउत आज भी जेल में है। तो क्या अब विपक्ष के नेताओं का यह नया तौर तरीका है जहां वो भ्रष्टाचार के मामलों में पूछताछ या जेल जाने को भी एक धर्म युद्ध में युद्ध लड़ने जैसा बताते हैं और भ्रष्टाचार के मामलों को भी अत्याचार के मामलों में तब्दील कर देना चाहते हैं? किया तो उन्होंने भ्रष्टाचार है लेकिन दुनिया को बताते हैं कि यह अत्याचार है। इन राजनेताओं के साथी या कहें पार्टी के सदस्य इस भ्रष्ट आचरण का भी बचाव करते हैं और इस तरह नेता के बचाव में मैदान में उतरते हैं
जैसे नेता शायद देश के लिए कोई बहुत बड़ी कुर्बानी देने के लिए जा रहा है। आपको याद होगा जब नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था, तब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी ऐसे ही काले कपड़े पहनकर सड़कों पर उतर आए थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह दिखाने की कोशिश की थी कि उनका नेता न केवल निर्दोष है, साफ सुथरा है, बल्कि नेता को फंसाया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है और वो इस धर्म युद्ध को आखिरी दम तक लड़ेंगे इस देश के लिए। कुछ इसी अंदाज में आज आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी मनीष सिसोदिया के साथ सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पुलिस से सीधे भिड़ंत की। पुलिस ने कुछ नेताओं को हिरासत में भी ले लिया। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें आप देखिए। यहाँ 104 मैं 4 लोगों से ज्यादा नहीं है। 144 सर खड़े हो जाओ। 144 कैसे सब लोग डिटेन हो। ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया से सीबीआई की इस पूछताछ की सामान्य सी घटना को भी एक बहुत बड़ी फोटो अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहती थी। पार्टी चाहती थी कि शक्ति प्रदर्शन को इतना बड़ा कर दिया जाए कि दिन भर देश के तमाम न्यूज चैनल्स पर उन्हीं की तस्वीरें छाई रहें। वो ये भी चाहते थे कि गुजरात में जो लोग हैं वो भी सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल्स पर दिन भर ये तस्वीरें देखते रहें और पूरा देश देखे। और उन्होंने ये पूरी कोशिश की दिखाने की कि ये भ्रष्टाचार तो उन्होंने नहीं किया है, लेकिन उन पर अत्याचार जरूर हो रहा है। और ये सारा खेल असल में नैरेटिव का है। अपनी कहानी, अपने सच को लेकर हर पार्टी चल रही है। आम आदमी पार्टी ये जताना चाहती है कि वो इतनी शक्तिशाली पार्टी बन चुकी है कि बीजेपी अब उससे डरती है। केजरीवाल ये बताना चाहते हैं कि सिसोदिया इतने बड़े नेता हैं कि अकेले दम पर गुजरात में बीजेपी को मात दे सकते हैं। और इसीलिए आज उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि वो और गिरफ्तार अगर किया जाएगा तो वो गुजरात चुनावों के नतीजों के बाद ही जेल से छूटेंगे, उससे पहले नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी की उस दुखती रग पर हमला कर रही है जिसके बूते पर वो सत्ता में आई थी, यानी ईमानदारी के दावों पर। और आज बीजेपी ने एक बार फिर सिसोदिया और आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और सवाल किया कि अगर वो ईमानदार हैं तो फिर इतना डर क्यों रहे। अभी उन्होंने गुजरात आना था, लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया गुजरात में जाके चुनाव का प्रचार करें। 1 महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। ये जो महिमा मंडन है भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया का मुझे देखने को मिला। उनका भाषण चल रहा है, मनीष सिसोदिया जी राजघाट जा रहे हैं, माला पहन के ओपन गाड़ी में हाथ हिला हिला के जा रहे हैं। मैं तो देशवासियों से और आप सभी से एक अपील करूंगा, विनम्र अपील करूंगा, लेट्स नॉट ग्लोरीफाई करप्शन। भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कभी नहीं होना चाहिए। इस देश में कोई भी बच्चा यह न समझे कि भ्रष्टाचार के माध्यम से मैं हीरो बन सकता हूं। नो वन इन दिस कंट्री शुड एवर फील दैट आई कैन बी अ ग्लोरियस पर्सनैलिटी, आई कैन बी अ हीरो थ्रू करप्शन। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मनीष सिसोदिया पूछताछ में जाने से पहले राजघाट जाते हैं, महात्मा गांधी को याद करते हैं। महात्मा गांधी के अपने आदर्श और उसूल ऐसे थे कि उन्होंने जीवन भर शराब का विरोध किया और मनीष सिसोदिया उसी शराब घोटाले में आरोपी हैं। और उसी शराब घोटाले में पूछताछ में जाने से पहले वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं, जिन्होंने जीवन भर शराब का विरोध किया है। आज महात्मा गांधी की आत्मा कितनी दुखी होगी। इसके साथ ही आज शहीद भगत सिंह की आत्मा भी कितनी दुखी होगी कि एक शराब घोटाले से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए कुछ नेता उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं।
और महाराणा प्रताप भी आज अपने इस वंशज को देखकर बहुत खुश नहीं होंगे, बहुत प्रसन्न नहीं होंगे। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि आगे सैकड़ों वर्षों के बाद चलकर उनके नाम को भी शराब घोटाले से बचने के लिए इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। और अब यह मामला, जैसे हमने आपको बताया, अब तो कैप्टन अमेरिका तक पहुंच गया है। थोड़े दिन में हो सकता है सुपरमैन की, आयरन मैन की और बाकी सुपर हीरोज की भी मदद चुनावों में ली जाए। मनीष सिसोदिया से आज करीब 9 घंटे तक पूछताछ की है सीबीआई ने, लेकिन बड़ी बात जो आपके लिए है वो ये कि सीबीआई ने उन्हें आज गिरफ्तार नहीं किया है। पूरे दिन अरविंद केजरीवाल को भी और उनके बाकी जो सपोर्टर्स थे सबको यही डर लग रहा था, और मनीष सिसोदिया भी पूरा ये मन बनाकर अपने घर से निकले थे कि अब मैं वापस नहीं लौटूंगा, अब तो सीधे जेल ही जाएंगे यहां से। लेकिन सीबीआई ने उन्हें सरप्राइज कर दिया। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने आज गिरफ्तार नहीं किया और 9 घंटे पूछताछ के बाद उनसे कह दिया कि अब आप घर जाइए, और घर जाइए आप, और अभी ये नहीं बताया कि दोबारा कब आना है, और उनसे कहा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी हम आपको दोबारा से बुला लेंगे। लेकिन आपके लिए जो जानने की बड़ी बात है वो ये है कि जो लोग मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे थे, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, खुद सिसोदिया, ये सोच रहे थे कि अगर वो गिरफ्तार हो गए तो इसे बहुत बड़ा चुनाव का मुद्दा बना लेंगे, वो खुद एक विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। तो ये मौका सीबीआई ने उन्हें नहीं दिया और सीबीआई ने पूछताछ के बाद उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी। यानी अरेस्ट होने का ये जो सुनहरा मौका उनके पास आया था, लोगों की सहानुभूति बटोरने का, ये मौका उनके हाथ से निकल गया। जो घोटाला हुआ है सो कॉल्ड, उसके बारे में पूछताछ होनी है, जिसके बारे में बीजेपी बार बार कहती है 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, दिल्ली में 10,000 करोड़ का एक्साइज घोटाला हुआ। लेकिन आज मैंने सीबीआई में जाके देखा, मैंने देखा कि कोई घोटाला तो वहां है ही नहीं, घोटाले की तो कुछ मसला ही नहीं है वहां पे। सारा केस फर्जी है, मैं जानता हूं सारा केस फर्जी है। और आज मैंने सीबीआई में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान, 9 घंटे जो मैं रहा वहां पे, वहां भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है और किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा, इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। अब हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसने अपने करियर की तमाम चुनौतियों का मजबूती से सामना किया और टीवी इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई। आप सब ने भी उसे अलग अलग किरदारों में टीवी पर जरूर देखा होगा, लेकिन वो जिंदगी की मुश्किलों से हार गई। मशहूर टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की आत्महत्या के बाद अब सवाल उठ रहा है कि एक साधारण से परिवार की लड़की एक शख्स की ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर खुदकुशी के लिए आखिर मजबूर क्यों हो गई। वैशाली इंदौर के एक मिडिल क्लास फैमिली से आती थी जिसने मुंबई में टीवी इंडस्ट्री में बहुत कामयाबी पाई, और वैशाली ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा है। इस सुसाइड नोट से पता चलता है कि वैशाली के हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितना दर्द छिपा हुआ था जो शायद लोग देख नहीं पाए। वैशाली ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि 2 साल से उसका एक पड़ोसी राहुल नवलानी उसे परेशान कर रहा था। राहुल ने उसका हर प्रकार से शोषण किया और उसकी शादी भी नहीं होने दी। उसने ये भी लिखा है कि राहुल की पत्नी को सब कुछ पता था, उसके बावजूद वो अपने पति का साथ देती थी। और आगे वैशाली लिखती है कि मैं उसे सजा तो नहीं दे सकती, लेकिन शायद कानून और ईश्वर उसे सजा दे। सुसाइड नोट के आखिर में वैशाली ने अपने माता पिता से माफी मांगी है और लिखा है आई क्विट। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैशाली के सुसाइड नोट से एक बात साफ है कि वो राहुल नवलानी नाम के किसी शख्स से बहुत परेशान थी, और ये ऐसा कोई शख्स था जो उसे लंबे समय से परेशान कर रहा था। वैशाली ने 2 साल तक इस पूरी परेशानी को झेला, लेकिन आखिरकार तंग आकर अपनी जान दे दी। अब सवाल है कि क्या राहुल नवलानी इतना ताकतवर था कि कोई उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता था? ऐसा नहीं था। राहुल एक बिजनेसमैन है, वो इंदौर में ही वैशाली का पड़ोसी था, और राहुल नवलानी का वैशाली के साथ पहले अफेयर था, लेकिन अब वो उसे टॉर्चर करने लगा था। वो खुद शादीशुदा होने के बावजूद वैशाली पर शादी न करने का दबाव बना रहा था।
वैशाली ने अप्रैल 2021 में केन्या के एक सर्जन से सगाई कर ली थी। लॉकडाउन के दौरान दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर हुई, लेकिन एक ही महीने के बाद यह रिश्ता टूट गया और आरोप है कि सगाई तोड़वाने के पीछे भी इसी व्यक्ति राहुल का हाथ था। और इस बार 20 अक्टूबर को वैशाली की शादी होनी थी। अमेरिका के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ उसका रिश्ता पक्का हो चुका था। 15 अक्टूबर को उन लोगों को यानी लड़के के परिवार को इंदौर आना था, लेकिन जब वो 16 अक्टूबर तक नहीं आए तो वैशाली को ऐसा लगा कि राहुल ने इस बार भी उसका ये रिश्ता तोड़वा दिया। इसके बाद वैशाली परेशान हो गई और उसने खुदकुशी कर ली। ये कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये कहानी बहुत सारे लोगों के साथ उनके जीवन में भी हो सकती है। लेकिन वैशाली को क्या करना चाहिए था और वैशाली ने क्या गलती की, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कि वैशाली के परिवार के लोग क्या कहते हैं। आपको मालूम था कि आपकी बेटी को इस तरह से प्रताड़ना पिछले लंबे समय से हो रही है? नहीं मालूम था। ऐसा मालूम होता तो फिर हम आगे सब उसको संभालते ना। हमको बताया ही नहीं गया उसने। क्या करे। और ये जो व्यक्ति है, ये जिसको पुलिस ने जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, पुलिस का कहना है कि ये लगातार पिछले 2-2.5 साल से उसको प्रताड़ित कर रहा था। ऐसा लिखा भी है उन्होंने। हाँ, 1.5 साल से मालूम पड़ा कि 1.5 साल से कर रहा था। 1.5 साल हमको बताया नहीं बेटिया ने। अभी उनकी एंगेजमेंट भी हुई थी या शादी होने वाली थी बिटिया की? शादी होने वाली थी ना, 20 तारीख को भी शादी थी उसकी बिटिया की। मेरे जीवन की सबसे बड़ी मेरी खुशी, मेरे घर की रौनक कि बेटी गई है, इसकी भरपाई जिंदगी में कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। और जिसने उसके साथ ये किया है, राहुल का नाम आ रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। उसने मेरी बेटी मुझसे छीनी, इनडायरेक्ट मतलब हत्या हुई है उसकी। उसने मेरी बेटी को छीना मुझसे। पिछले काफी समय से वो प्रताड़ित चल रही थी, ऐसा उन्होंने डाला भी है सोशल मीडिया पे। आप लोगों का आभास नहीं, हमको नहीं पता चलने दिया। उसने पता नहीं चलने दिया। कुछ पूछती थी तो कुछ बातें गोलमोल कर जाती थी, नहीं पता चलने दिया ज्यादा कुछ। ऐसा नहीं है जब इस तरह की कोई घटना पहली बार हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि किसी सेलिब्रिटी ने पहली बार आत्महत्या की है। इससे पहले भी बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे कलाकार आत्महत्या कर चुके हैं। जब बेहद कामयाब लोगों ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उन्हें लगा कि अब कोई रास्ता बचा नहीं है और यही आखिरी रास्ता है। लेकिन वैशाली की आत्महत्या में कुछ संदेश छुपा है जिन्हें आज हर युवा को समझना चाहिए। पहली बड़ी बात है कि चकाचौंध के पीछे एक अंधेरा भी होता है। आप लोग जब किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो लोगों की नज़र सिर्फ उसकी सफलता की तरफ जाती है। आप जब किसी फिल्म स्टार को देखते हैं, किसी दूसरे सेलिब्रिटी को जब आप टिकटॉक पर या इंस्टाग्राम पर, रील्स पर उनके वीडियोस देखते हैं, उनकी ज़िंदगी को देखते हैं, तो वो उनकी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हे होते हैं और आपको लगता है कि उनकी ज़िंदगी कितनी शानदार है। उस ग्लैमर को आप देखकर आकर्षित होते हैं। उस चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे कितना अंधेरा छुपा होता है, इसकी तरफ अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। और ये जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ये आपको अपने जीवन का वही चमकता हुआ हिस्सा दिखाना चाहते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगे, जिससे आप आकर्षित हो सकें, जिससे आप ये सोच सकें कि वाह, इन लोगों का क्या जीवन है, काश मेरा जीवन भी ऐसा होता। हमारे देश में ज़्यादातर लोग सेलिब्रिटीज़ को क्यों फॉलो करते हैं? यही सोचकर कि वो उनसे प्रेरणा लेते हैं और सोचते हैं कि ऐसा शानदार जीवन मेरा भी होता, मैं भी ऐसी जगह जाकर अपने वीडियोस बनाता, ये शानदार लाइफस्टाइल, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े विदेशों में जाकर वेकेशन करना। आम आदमी जो है जब इन तस्वीरों को देखता है तो यही सोचता है, लेकिन इनके पीछे एक अंधेरा होता है जो आपको पता नहीं है, वो सिर्फ यही लोग जानते हैं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि समाज में बच्चों को सफल होना तो सिखाया जाता है। हमारे दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वो किताबें लिखते हैं, बाहर जाकर लेक्चर्स देते हैं, लोगों को बताते हैं कि सफल कैसे होना चाहिए, सफलता के सूत्र क्या हैं ये बताते हैं हमारे समाज में लोग। लेकिन असफलता अगर मिल जाए उसके लिए कैसे तैयार रहना है ये आपको कोई नहीं बताता। हर सफल व्यक्ति आपको बताता है कि मैं सफल कैसे हुआ, वो आपको बताता है कि सफलता कैसे हासिल करनी है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताता कि उसके जीवन में अगर फूल हैं तो कांटे भी थे और उन कांटों की चुभन से कैसे डील करना है ये कोई भी नहीं बताता। इसलिए आज हम एक बड़ी बात ये कहेंगे, अपने बच्चों को सफलता कैसे हासिल करनी है ये तो बताइए, लेकिन युवाओं को ये भी बताइए कि असफल होना बुरी बात नहीं है।
और अगर असफल हो जाओ तब क्या करना है, असल में बड़ी चुनौती तो तब होती है। और इसीलिए हमारे जो ये युवा पीढ़ी है, ये सफलता का फॉर्मूला तो जानते हैं, लेकिन असफलता से बाहर निकलने का फॉर्मूला ये नहीं जानते, और इसीलिए असफलता के चक्रव्यूह में ये फंस जाते हैं और बाहर जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते। तीसरी बड़ी बात है सामाजिक दबाव। हमारे समाज में अब भी बहुत सारे ऐसे अघोषित नियम और दायरे हैं जिनके अंदर हर व्यक्ति रहने के लिए मजबूर है। अगर किसी ने उन दायरों को तोड़ा, उन नियमों को तोड़ा, तो हमारे सम्मान को चोट पहुंचती है, हमारी छवि को चोट पहुंचती है, और यह सम्मान खोने का डर कई बार हावी हो जाता है, और इस कदर हावी हो जाता है कि लोग अपना जीवन समाप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैशाली भले ही लोगों की नजरों में सफल थी, लेकिन उसकी जिंदगी किन परेशानियों से गुजर रही थी इसका अंदाजा किसी को नहीं था, और वैशाली को उसकी जिंदगी की हर परेशानी, हर मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए था और उसे और जीना चाहिए था। आज हम ये बात करना चाहते हैं आपसे कि मान लीजिए वो लड़का वैशाली को परेशान कर रहा था, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता? वैशाली को उसका इंतजार करना चाहिए था और उसे चुनौती देनी चाहिए थी कि वो जो कर सकता है वो कर ले, और फिर वैशाली को डटकर उन परिणामों का सामना करना चाहिए था, ना कि सुसाइड करना चाहिए था। वैशाली ने यही गलती की। असल में आपको याद होगा, पहले हमारे देश में बड़े बड़े जो फिल्मी परिवार हुआ करते थे, बड़े बड़े जो फिल्मी खानदान होते थे, उन्हीं के बच्चे फिल्मों में आया करते थे, उन्हीं के बच्चे स्टार बनते थे। फिर धीरे धीरे हमारे देश में मध्यम वर्ग के, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, छोटे शहरों के लोग भी, युवा भी बंबई पहुंचने लगे और वो बड़े सफलताएं हासिल करने लगे। लेकिन ये जो मिडिल क्लास से, छोटे शहरों से जो लोग जा रहे थे, ये सफलता को कैसे डील करना है और असफलता को कैसे डील करना है, इस स्टार स्टेटस को कैसे डील करना है, इसकी ट्रेनिंग उनके पास नहीं थी, क्योंकि उनके परिवार में, घर में किसी ने उन्हें ये ट्रेन किया नहीं था और वो किसी बहुत बड़े खानदान से नहीं आते थे। ये जो कहानी हम आपको बता रहे हैं इस कलाकार की, हमारे देश की खासतौर पर जो महिलाएं हैं वो तो हर रात को वैशाली को देखती होंगी, क्योंकि आपको याद होगा एक मशहूर सीरियल था जिसका नाम था ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसमें आपने इन्हें देखा होगा। ससुराल सिमर का, सुपर सिस्टर्स, मनमोहिनी 2, ये है आशिकी और रक्षाबंधन, ये कुछ ऐसे सीरियल्स थे जिसमें वैशाली ने काम किया और आपने उन्हें देखा भी होगा। और रक्षाबंधन जो था वो वैशाली का आखिरी सीरियल था जब वो नजर आई, और इसके बाद वो आपको कभी नजर नहीं आएंगी। सीख यही है कि आपको असफलताओं की आदत डालनी चाहिए, सफलता के बारे में तो सब बात करते हैं। बात देश की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति की, जिसका नाम है मेरा स्वाभिमान। टाइटल स्पॉन्सर लक्स कोजी इनरवेयर, चेहरे पे मुस्कान। अब आपको बताते हैं हमारी इस नई मुहिम के बारे में। हमारे देश में 90 लाख सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो अलग अलग हाउसिंग सोसाइटीज में, अलग अलग दफ्तरों में, अलग अलग दुकानों में, शोरूम्स में हमारी और आपकी सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं। लेकिन इन सिक्योरिटी गार्ड्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, आज ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है कि इन सिक्योरिटी गार्ड्स को हम रखते तो अपनी सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन अब इनकी खुद की सुरक्षा खतरे में आ गई है। इसलिए क्योंकि ऐसी खबरें अब लगातार आ रही हैं जहां सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ ही बदतमीजी हो रही है, उनका अपमान हो रहा है। अब नई तस्वीर आपको दिखाते हैं, गाजियाबाद से आई हैं ये तस्वीरें। यहां एक सिक्योरिटी गार्ड सतवीर शर्मा को एक युवक ने बुरी तरह से पीटा, और इस सिक्योरिटी गार्ड का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने इस युवक से हाउसिंग सोसाइटी में आने की वजह पूछी, और गार्ड की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। लेकिन सतवीर शर्मा के अहम को, उनके स्वाभिमान को इस घटना से बहुत ठेस पहुंची। और मदद करते हैं, पूरी रात सुरक्षा ही करते हैं, उनकी मदद करते हैं, लेकिन फिर भी नए आदमी देख करके पूछताछ तो करेंगे ही करेंगे। तो उसमें जो हमारे साथ में गलत व्यवहार किया जा रहा है, ये मारपीट की जा रही है। 10 साल कम से कम 13-14 साल जो है हमें ड्यूटी करते हुए हो गए। 10,000 हमें सैलरी मिलती है, 11 जो है 12 घंटा की ड्यूटी है। बताइए, हम इतनी मेहनत करते हैं, इनकी सुरक्षा करते हैं, फिर भी हमारे साथ में गलत व्यवहार करते हैं। हमारे परिवार को भी, हमको भी बहुत दुख है। अभी तक ऐसा कोई व्यवहार नहीं हुआ था। अब जो है ये आज हमारे साथ में जो व्यवहार किया गया,
जबकि हम इनकी सुरक्षा करते हैं। सतवीर शर्मा की उम्र देखिए, उनके परिश्रम में कोई कमी नहीं, उनकी ईमानदारी में कोई कमी नहीं, दिल लगाकर काम कर रहे हैं। सैलरी है सिर्फ 10,000 रुपये, जिसमें पूरे परिवार का उन्हें ख्याल रखना है। और उनके साथ ये अपमान होता है और स्वाभिमान को इस तरह से ठेस पहुंचाई जाती है। खुशी इस बात की है कि मेरा स्वाभिमान का जो ये अभियान है, ये आज देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है और लोग अपने सुझाव हमें लगातार भेज रहे हैं, अपने वीडियोस बनाकर भेज रहे हैं। इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में किसी मुहिम के साथ लोग जुड़े नहीं हैं जब वो लगातार अपने वीडियो संदेश इस तरह से भेज रहे हों। उनमें से कुछ हमने आपके लिए निकाले हैं, आप भी देखिए। मैं सर्वप्रथम आज तक के इस मुहिम ब्लैक एंड व्हाइट के स्वाभिमान सम्मान को दिल से प्रणाम करता हूं। मैंने भी स्वाभिमान सम्मान के तहत ऐसे लोगों को भोजन कराने का संकल्प लिया जो लोग अपने लिए इस जीवन की आपाधापी में 2 वक्त की रोजी रोटी नहीं कमा पाते थे। हम सब ने एक संस्था बना करके सबके लिए भोजन की व्यवस्था कराई। ये मुहिम मात्र दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि देश के पिछड़े वर्ग और गरीब के दिल की आवाज़ है, जिसको इस मुहिम द्वारा उजागर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो ये मुहिम एक अच्छा साधन बन सकता है लोगों की प्रॉब्लम्स को सामने लाने के लिए। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं भी इस मुहिम के लिए अपने पूरा प्रयत्न करूंगा। मैं अक्सर देखता हूं कि जो गार्ड्स के साथ जो लोग पेश आ रहे हैं उनके साथ थोड़ी सी बदतमीजी कर लेते हैं, जैसे कि कुरियर डिलीवरी बॉय हो गया, उनके साथ भी कैसे पेश आते हैं। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका भी अपना एक आत्मसम्मान है, उनका भी अपना स्वाभिमान है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरीके से ये मुहिम चलाते रहें। आप भी हमें अपना सुझाव भेज सकते हैं, अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 8657900895। अब सर्दियों की कोई टेंशन नहीं। क्यों? लक्स स्पार्कर इसका स्पेशल फैब्रिक बनाता है इसे एकदम पतला और ज्यादा गर्म, तो चाहे इसे ऑफिस पहन के जाओ या स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे, इसकी फिट रखे आपको सुपर कंफर्टेबल। लक्स स्पार्कर, गर्म भी पतला भी। क्या खुशी है भाई, तुझ में चमकी चाल में है जान, चेहरे पर है मुस्कान, चाल में है जान, चेहरे पर है मुस्कान। कोई क्या जाने कि अंदर जान है, तभी तो चेहरे पे मुस्कान है। लक्स कोजी, चेहरे पे मुस्कान। प्रभाव क्षेत्र बढ़ने की वजह से आज ही के दिन वर्ष 1933 में मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा था। 1933 में जब जर्मनी पर हिटलर का प्रभाव बढ़ने लगा, तब आइंस्टाइन अमेरिका के दौरे पर थे। एक यहूदी होने के कारण आइंस्टाइन ने जर्मनी न लौटने का फैसला किया और फिर 1940 में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली। आज 1817 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां का जन्म हुआ था। उन्हें 19वीं शताब्दी के एक बड़े सामाजिक क्रांतिकारी और दार्शनिक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जिसका नाम आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी, जिसने उर्दू और अंग्रेजी भाषा में कई पुस्तकों का अनुवाद प्रकाशित किया। और आखिर में आपके लिए एक प्रेरणादायक कथन। हमारे जीवन का सबसे बड़ा बोझ यही है कि लोग क्या कहेंगे। जिस दिन आप इस दबाव से मुक्त हो गए, आप अपने जीवन के मालिक खुद बन जाएंगे।